हेलो एवरीवन, यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी एग्जाम की ए टू जेड सीरीज की इस नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जहां पर आज हम कवर करने वाले हैं डी से डिकोडेड सिलेबस फॉर यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी न्यू एग्जामिनेशन। दोस्तों, हम इस पर्टिकुलर सीरीज में ए से ऑल अबाउट ईपीएफओ कवर कर चुके हैं, बी से बुक लिस्ट फॉर यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी न्यू एग्जाम कवर कर चुके हैं, सी से कंपटीशन एंड कट ऑफ फॉर यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी एग्जामिनेशन कवर कर चुके हैं। तो इसी तरीके से हम इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से जितने भी इंफॉर्मेशन पॉइंट्स हैं जो एक एस्पिरेंट्स को पता होनी चाहिए अगर वो यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी एग्जाम के लिए खुद को रेडी करना चाहता है, उन इंफॉर्मेशन पॉइंट्स को हम इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से कवर कर रहे हैं। और इसी सीरीज में आज हम डी से डिकोडेड सिलेबस कवर करने वाले हैं। दोस्तों, सीरीज हर उस एस्पिरेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी एग्जाम के लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे चाहता है वीडियो फॉर्मेट में। और अगर यही इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं कि भाई आपको एक गाइड बुक की फॉर्म में मिल जाए, तो सारी इंफॉर्मेशन को कंपाइल करके हमने आपके लिए कंप्रेहेंसिव गाइड बुक भी तैयार कर रखी है, जहां पर आपको एलिजिबिलिटी, पैटर्न, डिकोडेड सिलेबस और सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्व पीवाईक्यूज ऑफ एपीएफसी एग्जामिनेशन इस गाइड बुक में मिलने वाले हैं। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस गाइड बुक को डाउनलोड करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहां से आप ईमेल आईडी पे अपनी गाइड बुक को रिसीव कर लेंगे और फिर आप इसको यूज कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में। अब दूसरे वीडियो हम क्यों बना रहे हैं, वीडियो डिकोडेड सिलेबस की इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आपको समझना पड़ेगा बिफोर वी प्रोसीड फर्दर। देखो, अगर आप यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी या फिर ईओ एग्जाम की ऑफिशियल नोटिफिकेशन को उठाएंगे 2023 की, 2025 की या फिर 2021 की, 2017 की, तो आप लोग देखेंगे कि भाई इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो सिलेबस मेंशन किया गया है उस सिलेबस में आपको सिर्फ सब्जेक्ट के नाम दिखाई देंगे, सब्जेक्ट के नाम। फॉर एग्जांपल कि भाई आपको जर्नल इंग्लिश प्रिपेयर करनी है, आपको इंडियन कल्चर प्रिपेयर करना है, आपको हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट प्रिपेयर करना है, आपको डेवलपमेंटल इश्यूज प्रिपेयर करना है, आपको गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिपेयर करना है, आपको जनरल साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रिपेयर करना है। तो यहां पर सिर्फ सब्जेक्ट के नाम मेंशन किए गए हैं। अगर कोई बच्चा ये जानना चाहे कि भाई मुझे जर्नल साइंस में एग्जैक्टली क्या प्रिपेयर करना है, क्या मुझे 6 से 10th की एनसीईआरटी प्रिपेयर करनी है, या फिर मुझे 6 के 12th की एनसीईआरटी प्रिपेयर करनी है, या फिर मुझे अप्लाइड साइंस भी प्रिपेयर करनी है, क्या प्रिपेयर करना है। सिमिलरली भाई कंप्यूटर एप्लीकेशन तो अपने आप में एक इंजीनियरिंग की ब्रांच है, हम जितना डीप में चाहे इसको कवर कर सकते हैं। तो कितनी बेसिक मिनिमम नॉलेज हमें रिक्वायर्ड होगी फॉर एपीएफसी एग्जामिनेशन, ये सिलेबस हमें गारंटी करके नहीं दे रहा है। हमें सिर्फ एक ब्रॉड आइडिया मिल रहा है कि भाई हाँ, आपको ये कंपोनेंट्स प्रिपेयर करने हैं, बट एग्जैक्टली इन कंपोनेंट्स में क्या प्रिपेयर करना है इसका आइडिया आप लोग नोटिफिकेशन में दिए गए सिलेबस को देख के नहीं लगा सकते। तो इसलिए डिकोडेड सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां पर मैं आप लोगों को हर एक कंपोनेंट की डिकोडेड टॉपिक लिस्ट दूंगा कि भाई अगर आप लोग एपीएफसी फिर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस कंपोनेंट के लिए आपको ये टॉपिक्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, इस कंपोनेंट के लिए आपको ये टॉपिक्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो जब आपके पास एक क्लियर कट टॉपिक लिस्ट होगी कि भाई ये मेरी टॉपिक लिस्ट है जो मुझे कवर करनी है, तो आप एक बाउंड्री में रहकर, एक दायरे में रहकर एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से खुद को रेडी कर पाओगे। तो इसलिए वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और खासकर अगर आप पहली बार एपीएफसी या फिर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डिकोडेड सिलेबस पता होना बहुत जरूरी है। एक और वजह से भी, वो वजह क्या है कि देखो, आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट ऑलरेडी किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप ऑलरेडी प्रिपरेशन मोड में हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, या फिर सीएपीएफ एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आप लोग ये चेक करना चाहेंगे कि भाई जो तैयारी मैं ऑलरेडी कर रहा हूं अपने करंट एग्जाम में, क्या वो ओवरलैप करती है यहां पर, या फिर मुझे कुछ एडिशनल प्रिपेयर करना पड़ेगा। और अगर एडिशनल प्रिपेयर करना पड़ेगा तो क्या क्या एडिशनल प्रिपेयर करना पड़ेगा, ये भी आप जानना चाहते हो। तो यहां पर ओवरलैपिंग वाला जो पोर्शन है वो भी आपको डिकोडेड सिलेबस बताएगा। कैसे कि भाई अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन में इंडियन पॉलिटी कंपोनेंट प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर प्रीलिम्स एग्जाम, एंड गवर्नेंस आपकी जीएसटी में प्रिपेयर हो रही है, ठीक है, जीएसटी में आप गवर्नेंस भी प्रिपेयर करते हैं, तो क्या ये दोनों चीजें इनफ रहेंगी इस वाले टॉपिक को कंप्लीट करने में, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कवर करने में, या फिर आपको कुछ एडिशनल या फिर कम प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो हमारे करंट एग्जाम की प्रिपरेशन यहां पर कितनी यूटिलाइज होगी वो चेक करने के लिए भी आपको डिकोडेड सिलेबस पता होना जरूरी है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर हर एक कंपोनेंट का 1 बाय 1 डिकोडेड सिलेबस देखेंगे। और हमारा पहला कंपोनेंट है इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट। दोस्तों, आप में से अगेन जो बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने इस कंपोनेंट के बारे में काफी सुना हुआ है, काफी जाना हुआ है और इस एग्जाम को काफी पढ़ भी रखा है इस कंपोनेंट को। लेकिन जो बच्चे एसएससी बैकग्राउंड के हैं, जो बच्चे
बैंकिंग बैकग्राउंड के हैं, आरबीआई ग्रेड बी या नाबार्ड ग्रेड जैसे रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने ये कंपोनेंट्स नहीं पढ़े हुए हैं उस डेप्थ में जितने की यहाँ पर रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर अगर आप सिलेबस को ध्यान से देखें तो इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट है। बट अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली पूरे टॉपिक को सोचे तो यहाँ पर आपको एक तो इंडियन कल्चर एक सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, हेरिटेज में आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री देखने को मिलेगा, और जब मैं बात करता हूं फ्रीडम मूवमेंट की तो यहां पर आपको मॉडर्न हिस्ट्री देखने को मिलेगा। तो बेसिकली यहां पर आप लोगों को अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो कंप्लीट हिस्ट्री प्रिपेयर करनी है, और हिस्ट्री का ही एक सब पोर्शन है इंडियन कल्चर। अगर आप गुप्ता एम्पायर कवर कर रहे हैं, वहां पर डिफरेंट जो गुप्ता रूलर्स थे उनके बारे में पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके आर्किटेक्चर के बारे में भी आप पढ़ेंगे, उनके कल्चरल एस्पेक्ट के बारे में भी आप पढ़ेंगे। तो जो इंडियन कल्चर वाला पोर्शन है वो कहीं ना कहीं एक सब एस्पेक्ट है, एक सब डोमेन है ओवरऑल एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री का। क्योंकि जब आप रूलर्स को कवर करते हैं, आप एम्पायर्स को कवर करते हैं, तो उनके कल्चरल डोमेन को भी आपको कवर करना ही पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर आपको कंप्लीट हिस्ट्री पता होनी चाहिए इंडियन सिविलाइजेशन की, इंडियन कंट्री की, ताकि आप इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट को मीट कर पाओ। अगर हम पुराने पेपर्स को देख के सिलेबस को डिकोड करते हैं तो इंडियन कल्चर में और हेरिटेज में बेसिकली यहाँ पर पीवाईक्यू की बेसिस पे आप लोगों को टॉपिक लिस्टिंग बताने वाला हूँ, और जो सिमिलर एग्जाम्स हैं, जो कंप्लीमेंट्री एग्जाम है जहां पर एक कंपोनेंट्स आते हैं, उनके बेसिस पे आपको इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज के जो है टॉपिक्स बताने वाला हूं। तो यहाँ पर इंडियन आर्किटेक्चर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको इंडियन कल्चर में प्रिपेयर करना पड़ेगा। फिर पेंटिंग्स प्रिपेयर करनी पड़ेंगी, डांसेस हैं जो हमारे कल्चरल डांसेस हैं 8 वो आपको कवर करने पड़ेंगे, मोहिनी अट्टम हो गया, कथक हो गया, ठीक है, देन जो है हमारा भरतनाट्यम हो गया। फिर आपको म्यूजिक्स जो है कवर करने पड़ेंगे, हिंदुस्तानी म्यूजिक, कार्नेटिक म्यूजिक, इनके बारे में पता होना चाहिए, हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको रिलीजन के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको अच्छे से कवर करना है। बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं सिमिलर एग्जाम्स में भी, और लास्ट टाइम 2025 के एपीएफसी और यू एग्जाम में भी आपको इसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। देन फिलोसफी के जो 6 स्कूल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, फेयर एंड फेस्टिवल जो इंडिया में सेलिब्रेट होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, हमारी टेंजिबल हेरिटेज साइट्स एंड इनटेंजिबल हेरिटेज साइट्स वो आपको कवर करनी है। और फिर आपको आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ना है, जिसके ऊपर 2023 में भी एक क्वेश्चन पूछा था। तो इंडियन कल्चर बेसिकली आपने इतना पढ़ना है, लेकिन इनको रिलेट करके पढ़ना है विद एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री। मतलब जब भी आप कोई आर्किटेक्चर कवर कर रहे होंगे तो उस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर से रिलेटेड जो एम्पायर है, जो किंगडम है, जो रूलर है, उनके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक टॉपिक है मिसलेनियस टॉपिक। तो बेसिकली यहाँ पर आपको बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में पढ़ना है, क्योंकि पिछले कुछ एग्जाम्स में आपको हर एक पेपर में एक क्वेश्चन पक्का बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर देखने को मिलेगा। जैसे अर्थशास्त्र के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछा, नाट्य शास्त्र के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछा, तो बुक्स उनके बारे में थोड़ी बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन, उनके राइटर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं फ्रीडम मूवमेंट की, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर फ्रीडम मूवमेंट की स्टार्टिंग कहाँ से करनी चाहिए। कोई कहता है कि मुझे रिवोल्ट ऑफ 1857 से स्टार्टिंग करनी चाहिए, या फिर मुझे प्लासी टू पार्टीशन से स्टार्टिंग करनी चाहिए, मतलब बैटल ऑफ प्लासी 1757 से स्टार्टिंग करनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि भाई आप मॉडर्न हिस्ट्री की जो शुरुआत करो वो करो डिक्लाइन ऑफ मुगल से, क्योंकि जब मुगल्स डिक्लाइन हो रहे थे और यूरोपियंस इंडिया में आ रहे थे, उस टाइम से मॉडर्न हिस्ट्री की शेपिंग अप होनी शुरू हो गई थी। तो एडवेंट ऑफ यूरोपियन एंड डिक्लाइन ऑफ मुगल्स शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर रीडिंग द मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट, और यहां पर भी आपको औरंगजेब से पक्का स्टार्ट करना चाहिए। फिर दोस्तों आपको देखना चाहिए कि भाई कैसे मुगल्स डिक्लाइन हुए, रीजनल पावर्स का राइज हुआ, और अंग्रेजों ने भारत में अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। ठीक है, उन्होंने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी से, अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी से, अपने चालूपन से भारत को कंट्रोल करना शुरू किया, और एक एक करके जो रीजनल एम्पायर्स बने थे मुगल एम्पायर के डिसइंटीग्रेट होने के बाद, उनको अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। ठीक है, कार्नाटिक की बात करें या फिर मैसूर की बात करें या फिर बंगाल की बात करें, अवध की बात करें, तो सब उनके कंट्रोल में आ गए थे। ठीक है, वन या अदर मीन्स के थ्रू। और फिर हमने देखा कि भाई थोड़ी थोड़ी पीजेंट मूवमेंट्स होनी शुरू हो गई, थोड़े थोड़े ट्राइबल मूवमेंट्स होने शुरू हो गए, रिवोल्ट्स होने शुरू हो गए, और फिर एक बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ 1857 में, जिसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जानते हैं। फिर आप कवर करते हैं कि भाई धीरे धीरे भारत में सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स आने लगे, इनिशियली राजा राम मोहन राय से स्टार्ट होके, और फिर भारत में पॉलिटिकल मूवमेंट भी आई, जिसकी कल्मिनेशन हुई इन द फॉर्म ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि 1885 में बनी। फिर हम कवर करते हैं कि भाई कैसे भारत में इस नेशनल कांग्रेस के बाद हमें स्वदेशी मूवमेंट देखने को मिली, फिर हमें एक्सट्रीमिस्ट और स्वदेशी का पार्टीशन देखने को मिला, फिर हमें देखने को मिली गांधी जी की एंट्री, और गांधीयन मूवमेंट्स हमें देखने को मिली इन द फॉर्म ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, देन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, और फिर फाइनली हमें 1947 में इंडिपेंडेंस मिली। तो ये जो पूरी जर्नी है डिक्लाइन ऑफ मुगल एंड एडवेंट ऑफ यूरोपियन से लेके टिल
इंडियन इंडिपेंडेंस, वो हमें मॉडर्न हिस्ट्री में कवर करनी है। एंड दोस्तों यहाँ पे जब आप कल्चर वाला पोर्शन कवर कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री के टॉपिक्स भी कवर कर रहे हैं। तो ये आपका एक पूरा होल सिलेबस है फॉर द टॉपिक इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट। फ्रीडम मूवमेंट मतलब मॉडर्न हिस्ट्री, और कल्चर हेरिटेज मतलब मेन फोकस कल्चर पे और इनके रिलेटेड एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री के आपको एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। और यहां पे आपको एक और जो है एरिया ध्यान रखना है, वो है गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्लस करंट अफेयर। देखो पहले मैं बात करूंगा करंट अफेयर की, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पर कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है, कोई सिलेबस की लिमिट नहीं है, और आप जितना चाहो उतना प्रिपेयर कर सकते हो। बट क्या हमें एग्जाम के लिए सब कुछ प्रिपेयर करना होगा? नो, हर कुछ प्रिपेयर आप कर नहीं सकते, हर कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत है भी नहीं, और हर कुछ प्रिपेयर होगा भी नहीं। तो यहां पर करंट अफेयर के लिए मैं आपको यही कहूंगा कि जैसे ही एग्जाम के बारे में रूमर स्टार्ट होते हैं कि भाई एग्जाम आ सकता है, आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए। कोई मैगजीन नहीं करंट अफेयर की, आप सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए। और जब एग्जाम की नोटिफिकेशन आ जाती है और आपको एक एग्जाम डेट के बारे में आइडिया लग जाता है, तो उस एग्जाम डेट से 6 महीने पीछे आके आप मैगजीन पढ़नी शुरू कर दीजिए। मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेकर आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल कि अभी हमारा चल रहा है अप्रैल में आपको एक रूमर सुनने को मिला कि भाई 2027 में एपीएफसी ईयू एग्जाम हो सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से आपने डेली न्यूज़पेपर पढ़ने शुरू कर दिए। ठीक है, आपने डेली आधा पौना घंटा लगा के न्यूज़पेपर को रीड करना शुरू कर दिया। आपने बेसिकली न्यूज़ के थ्रू अपने आप को इन्फॉर्म्ड रखना शुरू कर दिया, और थोड़ी थोड़ी आपको न्यूज़ से लिंकेज मिलनी शुरू हो गई। ठीक है, इसके बाद आपको पता लगा भाई नोटिफिकेशन रिलीज हो गई है जून 2027 में, और एग्जाम जो कंडक्ट होगा वो कंडक्ट होगा नवंबर 2027 में। अब आपको एग्जैक्टली एग्जाम कंडक्ट होने का जो मंथ है वो पता लग गया। अब इस मंथ से आप 6 महीने पीछे आ जाइए, 6 मंथ पीछे आ जाइए। तो 6 मंथ पीछे का मतलब क्या है कि भाई आप जो है अप्रैल 2027 पे आ गए, और यहां से फिर आपको हर मंथ की मैगजीन्स के थ्रू, जो करंट अफेयर की मैगजीन होती हैं, जैसे विजन आईएएस की होगी, दृष्टि आईएएस की होगी, हमारी मैगजीन हो गई, इनके थ्रू आपने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इनके करंट अफेयर प्रिपेयर करके एग्जाम में पार्टिसिपेट किया। वैसे तो 1 साल के करंट अफेयर करने होते हैं, बट 80% पेपर आपका 6 मंथ के करंट अफेयर से आ जाता है, एंड दैट विल बी इनफ फॉर एपीएफसी न्यू एग्जामिनेशन। तो आप 6 मंथ के करंट अफेयर बिफोर द एग्जाम कवर कर सकते हैं। एंड दोस्तों करंट अफेयर में भी देयर आर सर्टेन डायमेंशंस जहां पर आपका स्पेशल फोकस होना चाहिए। देखो करंट अफेयर में बहुत तरह की न्यूज होती है, आपको फर्स्ट न्यूज दिख जाएगा, आपको प्लेस न्यूज दिख जाएगा। तो करंट अफेयर में भी हमारा जो प्राइम फोकस है वो 5 डायमेंशंस पे पक्का होना चाहिए। ये 5 डायमेंशंस कौन सी हैं? पहली और सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन है गवर्नमेंट स्कीम्स। दोस्तों हर बार 3 से 4 क्वेश्चन आपको गवर्नमेंट स्कीम से देखने को मिलेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम एक ऐसा एरिया है जहां से सोशल सिक्योरिटी के क्वेश्चन भी निकलते हैं और जहां से करंट अफेयर के क्वेश्चन भी निकलते हैं। सेकंड एरिया है रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस, जैसे बहुत सारी रिपोर्ट्स हर बार रिलीज होती हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है, देन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आता है, ठीक है, इनइक्वालिटी रिपोर्ट आती है, हैप्पीनेस रिपोर्ट आती है, वो आपको सब कवर करनी है। वो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है। थर्ड एरिया है समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, जो भी इंपॉर्टेंट समिट हो रहे हैं G20, G7, उनके बारे में आइडिया होना चाहिए। देन स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स, ये 2 एरिया और हैं। तो टोटल 5 एरिया पे आपका स्पेशल फोकस होना चाहिए। इससे आप करंट अफेयर की एग्जाम रिक्वायरमेंट को मीट कर पाएंगे। और अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहां पर करंट अफेयर आपके उस एग्जाम की प्रिपरेशन के एज सच यूज हो जाएंगे, आपको कुछ भी अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। दोस्तों सेम गोज विद हिस्ट्री एंड कल्चर। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के एस्पिरेंट है तो आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है हिस्ट्री एंड कल्चर में। आपकी सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन एज सच आपको हेल्प कर देगी फॉर द हिस्ट्री एंड कल्चर पार्ट इन ईपीएफओ ऑल्सो। लेकिन अगर आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको करंट अफेयर का लेवल भी रेस करना पड़ेगा और आपको हिस्ट्री एंड कल्चर की प्रिपरेशन को भी अपग्रेड करना पड़ेगा टू यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स लेवल। तब जाकर आप इस एग्जाम को डील करने में खुद को जो है कंप्लीट महसूस कर पाएंगे। अब बात करते हैं दूसरे कंपोनेंट की, जो है इंडियन पॉलिटी, या फिर इस भाषा में बोलूं जो इस पर्टिकुलर एग्जाम की लैंग्वेज है, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो यहाँ पे जो बच्चा थोड़ी सी डीप नॉलेज रखता है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, वो कहेगा कि यहाँ पे 2 सब्जेक्ट सब मेंशन कर रखे हैं, एक है गवर्नेंस और एक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बट अगर आप ध्यान से पीवाईक्यू की एनालिसिस करें और पिछले 10 सालों की पीवाईक्यूज को भी एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि भाई गवर्नेंस वाला जो टॉपिक है, जहां पर सिटीजन चार्टर आता है, जहां पर जो है
गुड गवर्नेंस वगैरह आती है, वो टॉपिक यहाँ पर नहीं आते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ इंडियन पॉलिटी वाला सेक्शन देखने को मिलेगा, और इंडियन पॉलिटी में भी आपने शुरुआत करनी है बेसिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटी से। बेसिक्स मतलब कि आपको पहले तो पता होना चाहिए भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो मेकिंग है वो कैसे हुई, कैसे हमने बहुत सारे ब्रिटिश एक्ट जो थे, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, फिर 1853 का चार्टर एक्ट हो गया, फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 एंड 1935 हो गया, उनसे इंस्पिरेशन लेके एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई, और उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जहां पर हमने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करके अपने सिचुएशन के हिसाब से प्रोविजंस को इंक्लूड किया, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली हमने अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949 को, और वो फोर्स में आया 26 जनवरी 1950 को। तो आप पहले इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क कवर करेंगे, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन सी फीचर्स को इनकॉर्पोरेट करता है, फिर इंडियन प्रेम्बल, और फिर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आपको कवर करनी है। फिर आप कवर करेंगे इंडियन यूनियन कि भाई कैसे भारत यूनियन बना, यहाँ पर कौन कौन से स्टेट्स आए, क्या स्टेट्स इंडिस्ट्रक्टिबल हैं, क्या स्टेट्स का अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, कौन से आर्टिकल के थ्रू हम नया स्टेट बना सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आप आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर करते हैं। फिर आप कवर करेंगे भारत की सिटीजनशिप के बारे में कि भाई कौन भारत का नागरिक है, कैसे भारत के नागरिक बन सकते हो, कैसे आपकी नागरिकता छूट सकती है। तो आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 आप यहाँ पे कवर करते हो। फिर आता है इंडियन पॉलिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से हर बार एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। ये है फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। तो से टॉपिक एज अ एम्पावर्ड सिटीजन ऑफ इंडिया भी हमें आना चाहिए, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ही है। तो बेसिकली यहाँ पर हम आर्टिकल 12 से लेकर 12 से लेकर आर्टिकल 35 में फंडामेंटल राइट्स कवर करते हैं। 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक हम कवर करते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, और फिर 42nd अमेंडमेंट के थ्रू एक 51A आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आता है पार्ट 4A में, जिसको हम फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम से जानते हैं, वो हम कवर करते हैं। तो यहाँ पर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से जो है मैं आपको मार्किंग बता रहा हूँ कि कैसे कैसे हम चीजें कवर करते हैं। फिर दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है सेंटर स्टेट रिलेशंस का, जहां पर हम कवर करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, ठीक है, फाइनेंशियल रिलेशन, लेजिस्लेटिव रिलेशंस, एग्जीक्यूटिव रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। भाई किस तरीके से भारत में कॉपरेशन हमें देखने को मिलती है डिफरेंट एरियाज में, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, हमारी यूनियन गवर्नमेंट के बीच में, और हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में क्या क्या प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर रखे हैं। तो यहाँ पर आप डिफरेंट आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेंशन करते हैं, पढ़ते हैं, जैसे फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे हमारी लेजिस्लेटिव डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट बोलूंगा, बट एज सच यहाँ से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में कई बार देखते हैं। देन आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, जिसको मैं अगेन प्रायोरिटी लेवल में 2 टॉपिक्स के बाद इसके बाद और इसके बाद जो है इन दोनों के बाद 4th नंबर पे रखूंगा। तो यहां पर आपको दोनों तरह के एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव मतलब हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो 5 यहां पर आप पहले पढ़ते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव, जहां पे आप आर्टिकल 52 से लेकर लगभग आर्टिकल 78 तक कवर करते हैं, और फिर आप बीच बीच में और आर्टिकल्स कवर करते रहते हैं। जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए आप आर्टिकल 76 कवर करते हैं। फिर आते हैं हमारे स्टेट एग्जीक्यूटिव। स्टेट एग्जीक्यूटिव में आप कवर करते हैं गवर्नर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आप कवर करते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, क्योंकि यहाँ पे वाइस गवर्नर नहीं होता है। फिर आप स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कवर करते हैं, और लास्ट में आप कवर करते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो यहाँ पर भी आप डिफरेंट आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कवर करते हैं। फिर आता है पॉलिटी का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, लेजिस्लेचर्स इन इंडिया। यहाँ पे दोस्तों हमें इंडियन पार्लियामेंट, यूनियन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ना पड़ता है। यहाँ से हर बार एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि भाई हमारी लेजिस्लेचर में कौन कौन इंक्लूडेड है, कौन इंटीग्रल पार्ट है हमारे लेजिस्लेचर का, क्या प्रेसिडेंट हमारी लेजिस्लेचर का इंटीग्रल पार्ट है या नहीं है। फिर हम पढ़ते हैं कि भाई क्वालिफिकेशन या डिस्क्वालिफिकेशन के प्रोविजंस क्या हैं एक MP या एक MLA के। फिर हम कवर करते हैं कि भाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसीडिंग्स के कौन कौन से टर्म्स हम यूज करते हैं, ठीक है, जैसे जो है 0R क्या होता है, ठीक है, मोशंस में क्या हम डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन देखते हैं कि भाई नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, एडजमेंट मोशन क्या होता है। फिर आते हैं बिल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां पर मनी बिल, फाइनेंशियल बिल के बारे में पढ़ते हैं, बजट के बारे में पढ़ते हैं। तो ये टॉपिक काफी बड़ा है और काफी टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन इससे आपको एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेंगे। फिर दोस्तों 2025 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर जुडिशरी इन इंडिया, जहां पर आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब ऑर्डिनेट कोर्ट और जो लोक अदालत वगैरह हैं वो कवर करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे 2025 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये भी आपने अच्छे से कवर करनी है।
फिर आती है बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में वो बॉडीज जिसको संविधान में मेंशन किया गया है, लाइक सीएजी, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, वो आप यहां पर कवर करेंगे। एंड फिर बहुत सारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है लेकिन एक्ट के थ्रू या फिर किसी एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू बनी है। फॉर एग्जांपल नीति आयोग हो गया, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, इंफॉर्मेशन कमीशन हो गया, वो आप यहां पर कवर करेंगे। फिर आती है लोकल गवर्नेंस इन इंडिया, जहां पर आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड म्युनिसिपैलिटीज कवर करते हैं। यहां से भी आपको एग्जाम में हर साल एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और फिर छोटे मोटे टॉपिक लाइक शेड्यूल एरियाज क्या होते हैं, ठीक है, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली के बारे में प्रोविजंस पढ़ने पड़ेंगे, तो वो आपके लास्ट में कुछ टॉपिक्स रह गए। तो ये आपका डिकोडेड सिलेबस है फॉर गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एंड दोस्तों अगेन यहाँ पर एक बात ध्यान ये रखिएगा कि अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपका ऑलरेडी वहां पर प्रिपेयर्ड होता है, आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। लेकिन अगर आप एसएससी वाले हैं, बैंकिंग वाले हैं, थोड़ी बहुत जीए पढ़ रहे हैं, जीके पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अपना लेवल इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर एरिया में जस्ट लाइक इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज काफी अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए काफी अच्छी नॉलेज आपको होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी, डेवलपमेंटल इश्यूज एंड इंश्योरेंस। देखो यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स की हम बात कर रहे हैं, तो पहले मैं बात कर लेता हूं इंडियन इकोनॉमी की। इंडियन इकोनॉमी जो है यहाँ पे सिलेबस तो काफी ज्यादा है, बट एग्जाम में उसकी रेलिवेंस उतनी ज्यादा नहीं है। आपको हार्डली 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इंडियन इकोनॉमी से ओवर दी पास्ट फ्यू पेपर्स। यहाँ पे सिलेबस वही है जो हम यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में प्रिपेयर करते हैं। आपको बेसिक टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए इंडियन इकोनॉमी की, कि भाई जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है। फिर आपको हमारी मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पता होना चाहिए, भाई मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, कौन मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें हमें कवर करनी है। फिर फिस्कल पॉलिसी कि भाई बजट के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, रेवेन्यू साइड क्या होती है, एक्सपेंडिचर के साइड क्या होती है, ये हम कवर करेंगे। फिर दोस्तों हमें पढ़ना होता है इसके बाद कि भाई हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन क्या है, हमारी जो है सिचुएशन पास्ट में कैसी थी, कैसे हमने 5 ईयर प्लान के थ्रू डिफरेंट इकोनॉमिक चीज़ों को अपग्रेड करने की कोशिश करी, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना जो है ट्राई किया, फिर कैसे हमने नीति आयोग के थ्रू पॉलिसी बनानी शुरू करी। तो यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, फिस्कल पॉलिसी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया और इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया हो गया। ये टॉपिक्स हमें पढ़ने पड़ेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट कि भाई हम कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट को मैनेज करते हैं, और फिर आपको इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन एंड लेबर पॉलिसीज को पढ़ना पड़ता है। ये सिलेबस थोड़ा वास्ट है, बट यहाँ पर इसको अगर आप थोड़ा सा श्रिंक भी करना चाहो तो ये जो 5 एरियाज हैं ये वाले यहाँ तक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं इंश्योरेंस की बात करूँ तो इंश्योरेंस से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बेसिक्स ऑफ इंश्योरेंस पता होने चाहिए, आपको हर टर्म की क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई बैंक का इंश्योरेंस क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, ठीक है, इंश्योरेंस की कंपनीज कौन कौन सी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंसेस कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर आप बेसिक्स कवर करते हैं इंश्योरेंस के, वही एग्जाम की रिक्वायरमेंट को मीट कर देता है, बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत इंश्योरेंस में आपको नहीं है। अगर मैं डेवलपमेंटल इश्यूज की बात करूं तो ये टॉपिक आपका इकोनॉमी के साथ ही रिलेट होता है। यहाँ पर आप बेसिकली पढ़ते हो कि भाई भारत की पॉपुलेशन के क्या इस टाइम पर नंबर्स हैं और उनके इश्यूज कौन कौन से हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट्स जो हम सुनते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, सोशल डेवलपमेंट हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया, और फिर कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या फिर अदर इंडेक्स के थ्रू हम इस डेवलपमेंट को मेजर करते हैं। तो ये डेवलपमेंटल इशू वाला पार्ट हो गया। आगे बढ़े, अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया की, जिससे आपको एग्जाम में टोटल 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यह है क्वांट, रीजनिंग एंड स्टैट। तो पहले मैं स्टैट से स्टार्ट करता हूं। दोस्तों स्टैट में बहुत बड़ा सिलेबस आपको प्रिपेयर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक बहुत बेसिक मीन, मीडियन, मोड के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बेसिकली आप बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पर मीन, मोड, मीडियन क्या होता है, ठीक है, डिफरेंट चीजों को हम कैसे यूज करते हैं, सैम्पलिंग वगैरह क्या होती है वो आप कवर करेंगे। फिर सेंट्रल टेंडेंसीज में आप डिस्पर्जन वगैरह या फिर जो आपके डिफरेंट टूल होता है कि भाई वेरिएंस क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, वो आप यहाँ पे कवर करेंगे। तो यहाँ पे बहुत डीप में नहीं जाना है, ऊपर ऊपर से आपको चीजें पता होनी चाहिए और हर एक टॉपिक पे फॉर्मूला बेस्ड 2-2, 3-3 न्यूमेरिकल को आपको प्रैक्टिस करना है। अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की, रीजनिंग में भी अगेन आपको एग्जाम में 2 ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन, यहाँ पे 2 क्वेश्चन। तो यहाँ पे सिलोगिज्म इंपॉर्टेंट है, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, अल्फाबेटिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉगी, कैलेंडर, क्लॉक, काउंटिंग फिगर। तो वही टॉपिक जो हम सीसेट में या फिर बैंकिंग में या फिर आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम की तैयारी में प्रिपेयर कर रहे होते हैं रीजनिंग के, वही टॉपिक आपको यहाँ पर प्रिपेयर करने हैं। एंड ऑलमोस्ट सेम सिलेबस आपको क्वांट का भी यहाँ पर देखने को मिलेगा कंपेयर टू बैंकिंग। कुछ भी नया आपको याद प्रिपेयर नहीं करना है। हाँ, बट क्वेश्चन का जो स्टाइल है,
पूछने का, क्वेश्चन का जो डेप्थ है पूछने का वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा। यहाँ पर कंपेरेटिवली आपको पेपर सिंपल देखने को मिलेगा अगर आप एसबीआई पीओ की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, एलिगेशन मिक्सचर, प्रॉफिट लॉस, ये सारे टॉपिक प्रिपेयर करना है। और यहाँ पर कुछ टॉपिक्स एडिशनल भी हैं, जैसे लॉगरिथम के ऊपर क्वेश्चन आया है, हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन आया है, ट्रिग्नोमेट्री एंड ज्योमेट्री के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। ये टॉपिक आपको एडिशनली प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो क्यूआरई वाला जो सेक्शन है, क्यूआर वाला, यहाँ पे आपके करंट एग्जाम से जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, आरबीआई ग्रेड बी, सी सेट या फिर बैंकिंग या फिर एसएससी सीजीएल, आपका सिलेबस ओवरलैप कर रहा है। बट एक बार आपको पीवाईक्यूज पक्का देखने पड़ेंगे ये चेक करने के लिए कि भाई इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मुझे किस लेवल तक प्रिपेयर करना है। ठीक है, आगे बढ़े। अब बात करते हैं जनरल इंग्लिश एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। इस स्लाइड से आपके 30 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, लगभग 20 क्वेश्चन इंग्लिश के और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर एप्लीकेशन के। तो इंग्लिश में भी देखो, आपको वैसे तो सिलेबस में आपको पुराने पेपर्स में ग्रामर भी देखने को मिलेगी, वोकैब भी देखने को मिलेगी, लेकिन अगर हम पिछले कुछ पेपर्स देखें तो वोकेबलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको काफी क्वेश्चन वोकैब वाले पोर्शन से देखने को मिलेंगे। तो पूरा सिलेबस मैंने आपके सामने मेंशन कर दिया है, बट यहाँ पर रीडिंग कंप्रेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लगभग 5 क्वेश्चन एग्जाम में हर साल आ रहे हैं। सिनोनिम एंटोनिम से लगभग 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब, ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा वोकैब वाले पोर्शन पे ज्यादा फोकस करना है। और यहाँ पर इंग्लिश में 2025 की इंग्लिश काफी डिमांडिंग आ गई थी। ठीक है, बच्चे जो है एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भैया इंग्लिश में कहीं ना कहीं 20 में से जो है 16-17 क्वेश्चन ठीक कर लेंगे आउट ऑफ 20, बट इंग्लिश लेंदी थी और टफ थी। तो डिफिकल्टी लेवल इंग्लिश का इंक्रीज हो गया था, इसलिए आपको इंग्लिश में एक कंफर्ट जोन को जो है शेड करके, निकाल के, एक अच्छी प्रिपरेशन करके ही एग्जाम में जाना पड़ेगा। अगर मैं कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करूं तो यहाँ पर भी क्वेश्चन काफी अच्छे आए थे। और यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर की ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, डाटा प्रोसेसिंग साइकिल क्या होती है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रिपेयर करने पड़ेंगे कि भाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। फिर आपको मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, रैम रोम के बारे में, कहाँ हम कौन सी मेमोरी यूज करते हैं, डिफरेंट मेमोरीज के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कौन सी फीचर्स हैं उनकी। फिर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में पढ़ेंगे, डाटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में पढ़ेंगे। इसके ऊपर 2023 में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। डाटाबेस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर भी अपने आप में एक अच्छा कंपोनेंट है, काफी वास्ट कंपोनेंट है। बट अगर कोई बच्चा यहाँ पर 30 घंटे ढंग से दे देता है तो ट्रस्ट में आपको यहाँ पर काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट रेशियो देखने को मिलेगा, आप काफी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब बात करते हैं अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग की। देखो, अकाउंटेंसी अगेन अपने आप में बहुत वास्ट कंपोनेंट है। आप जिस लिमिट तक चाहो उस कंपोनेंट को प्रिपेयर कर सकते हो, बट क्या हमें सारा यहाँ पर प्रिपेयर करना है? नहीं। अकाउंटेंसी में हमें एक बाउंड्री बनानी है और क्लास 11th एंड क्लास 12th के लेवल को टारगेट करने की कोशिश करनी है। नो डाउट आपको कुछ क्वेश्चन ग्रेजुएशन लेवल के भी देखने को मिलेंगे, बीकॉम लेवल के भी देखने को मिलेंगे। बट अगर आप ये 18-19 टॉपिक ढंग से प्रिपेयर कर लेते हैं अकाउंटेंसी में, ट्रस्ट मी आपकी एग्जाम की रिक्वायरमेंट बहुत अच्छे से मीट होने वाली है। अगर अकाउंटेंसी में एग्जाम में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये टॉपिक्स 10 के 10 क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। आपको शुरुआत करना है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग से। यहाँ पे आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वगैरह पढ़ते हैं, कंजर्वेटिव प्रिंसिपल हो गया, मटेरियलिस्टिक प्रिंसिपल हो गया, उनकी एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। फिर आप रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स कवर करते हैं, ट्रायल बैलेंस, लेजर वगैरह बनाना शुरू करते हैं। फिर आप बिल ऑफ एक्सचेंज, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, यहां तक के जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको कवर करते हैं। फिर आप एप्लीकेशन वाले पार्ट पे आ जाते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले पार्ट पे आ जाते हैं, जहां पर आप अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन फॉर शेयर कैपिटल, अकाउंटिंग फॉर बोनस शेयर एंड राइट्स इश्यूज, अकाउंटिंग फॉर बाइक बैक ऑफ शेयर्स, ये टॉपिक कवर करना शुरू करते हैं। ये टॉपिक बेस बनाते हैं और ये टॉपिक बेस की एप्लीकेशन है। तो ये टॉपिक्स कवर करने ज्यादा जरूरी है। और अगर आपने सिर्फ ये 10 टॉपिक भी जो है कवर कर लिए तो भी आप एग्जाम में अराउंड 60 से 70% क्वेश्चन को टारगेट कर पाएंगे, क्योंकि कॉमन सेंस बननी बहुत जरूरी है। अकाउंटेंसी में थोड़े टेक्निकल कंपोनेंट है, अगर समझ में आ गया, अगर कंसेप्ट क्लियर हो गए तो काफी अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। ऑडिटिंग थोड़ा सा छोटा कंपोनेंट है, यहां पर आपको ये 7 टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट, कंपनी ऑडिटर, वाउचिंग, ऑडिटर रिपोर्ट, लायबिलिटी ऑफ ऑडिटर एंड डिफरेंट ऑडिट। और दोस्तों यहाँ पे भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अकाउंटेंसी में अगर आप 40 घंटे दे रहे हैं तो लगभग 10 घंटे में ऑडिटिंग काफी अच्छी आपकी हो जाएगी। आपको बहुत डेप्थ में यहाँ पे अगेन नहीं जाना है, आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, आपको एप्लीकेशन पता होनी चाहिए ऑडिटिंग की, जो कि आपको हेल्प करेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। आगे बढ़े, सोशल सिक्योरिटी। तो सोशल सिक्योरिटी में हमें 2 पार्ट्स कवर करने होते हैं कि सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स जो कि अब कोड्स में कन्वर्ट हो गए, वो भी हम बात करेंगे भी आगे। और एक है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, हमारी गवर्नमेंट की वो स्कीम्स जो कि वो डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल्स के लिए लॉन्च करती रहती है, खासकर उन लोगों के लिए जो कि वर्किंग है
जो कि लेबर क्लास से बिलोंग करते हैं, जो कि रिटायर्ड हैं, जो कि डिसएडवांटेजेस पोजीशन में है। तो अगर उनके रिगार्डिंग स्कीम्स आप कवर कर लेते हैं तो आप सोशल सिक्योरिटी का 50% सिलेबस प्रिपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे कौन सी स्कीम है, जैसे रिटायरमेंट स्कीम, अटल पेंशन योजना के आपने अगर कवर कर लिया, ठीक है, आपने एनपीएस कवर कर लिया, आपने जो है अदर स्कीम्स लाइक आयुष्मान भारत कवर कर लिया, आपने पीएम आरोग्य योजना कवर कर ली, तो आप सोशल सिक्योरिटी वाला जो एरिया है, स्कीम्स वाला एरिया, वो आप कवर कर लेंगे। एक्ट में आपका 6 बेसिकली एक्ट हैं, जिसमें हमारा पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट हो गया, ठीक है, देन मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट हो गया, देन एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वाला एक्ट हो गया, ईपीएफ एक्ट हो गया, इसके जो ईपीएफओ बना है। तो ये 6 एक्ट अगर आप कवर करते हैं तो आपको इस पर्टिकुलर एरिया से लगभग 6 से 8 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पूरी लिस्ट मैंने आपके लिए यहाँ पे रेडी कर ली है। अब आएगा एक और बहुत इंपॉर्टेंट एरिया इंडियन जो है ईपीएफओ प्रिपरेशन का, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस। तो यहाँ पे देखो आपके मन में डाउट आएगा कि सर क्या हमें अब लेबर लॉस प्रिपेयर करने जरूरी है? जब लेबर कोड आ गए हैं, इंप्लीमेंट भी होने शुरू हो गए, तो स्टिल वी नीड टू प्रिपेयर लेबर लॉस। तो इस बार के लिए प्रिपेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट ने लेबर लॉस को रिपील नहीं किया है। गवर्नमेंट की जो नोटिफिकेशन आई थी जहां पर उन्होंने लेबर कोड्स को इंप्लीमेंट करने की बात करी थी, वहां पर यही बोला गया था कि वी विल नॉट बी रिपीलिंग लेबर लॉस एज ऑफ नाउ, we will wait for the complete implementation of the labor codes and if everything goes fine then we can repeal the labor laws। तो अभी तक इनको रिपील नहीं किया गया है, so that's why they are still important for the exams। और आपको सारे लेबर लॉस कवर नहीं करने, जो मैंने लिस्ट यहाँ पर दी है 10-12 लेबर लॉस की, यही आपको कवर करने हैं। जहां पर इंपॉर्टेंट है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्योंकि न्यूज में रहते हैं इसलिए बीच बीच में आते रहते हैं, बट ये 6 एक्ट आपने अच्छे से कवर करने ही करने हैं। और दोस्तों आईआर वाला पार्ट बेसिकली इंडस्ट्री में किस तरीके से डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के बीच में रिलेशन मेंटेन हो रहा है उसको कवर कर रहे हैं, कि भाई इंडस्ट्री में डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है, इंडस्ट्री में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उसको सेटल कैसे करना है, कौन कौन से डिस्प्यूट हो सकते हैं, ठीक है। फिर अगर स्ट्राइक कोई करने की बात कर रहा है या फिर कोई जो है क्लोज आउट करने की बात कर रहा है, क्लोजर की बात कर रहा है, तो हमें कैसे वहां पर उसको डील करना है। फिर हमें कवर करना है कि भाई डिफरेंट थ्योरीज कौन कौन सी हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन की, ट्रेड यूनियंस कब बनी, कैसे बनी, किसने बनाई, वो हमें कवर करना है। तो ये आपका आईआर वाला पोर्शन है। इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद लेबर कोड्स, जो कि 2025 नवंबर 21 को इंप्लीमेंट हो गए। तो यहाँ पर आपको लेबर कोड्स 4 देखने को मिलेंगे, कोड्स ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड ऑफ 2020। ये 4 कोड अभी आपको अच्छे से प्रिपेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि अब ये इंप्लीमेंट होने शुरू हो गए अलॉन्ग विद द लेबर लॉस, ठीक है। फिर आते हैं जनरल साइंस में। देखो जनरल साइंस में हम अगर लेटेस्ट ट्रेंड भी देखें तो आपको बेसिक साइंस देखने को मिलेगी, जहां पर बेसिक फिजिक्स, बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक बायोलॉजी है। अप टू 10th लेवल की साइंस आपको प्रिपेयर करनी ही पड़ेगी। और मैंने हर एक सब्जेक्ट की बेसिक फिजिक्स, बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक बायोलॉजी की लिस्ट आपको बना के दे दी है। आप इन टॉपिक्स को पक्का प्रिपेयर करिए और इसके साथ साथ आप अप्लाइड साइंस को भी देखते रहिए, जो कि न्यूज में रहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर जीपीएस के रिगार्डिंग कोई न्यूज आई आपको पता होनी चाहिए, अगर कोई सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में जो है न्यूज़ आई वो आपको पता होनी चाहिए, आपको जो है डिफरेंट जो ड्रोन टेक्नोलॉजीज हैं या फिर जो डिफरेंट मिलिट्री टेक्नोलॉजीज हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो कि न्यूज़ में रहती हैं। अगेन आप सब कुछ कवर नहीं कर सकते, तो जो न्यूज़ में आपको सुनने को मिल रही है साइंस रिलेटेड चीज़ें वो आप अपडेट करते रहिए। बट बेसिक साइंस इज स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट। 80% क्वेश्चन आपके साइंस के इसी एरिया से आने वाले हैं। अब आते हैं लास्ट में हिडन सिलेबस। दोस्तों ये तो मैंने आपको जो सिलेबस बताया ना वो सिलेबस है जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सब्जेक्ट मेंशन करने के बाद हमें पता लगता है। अगर आप ध्यान से पुराने पेपर्स को एनालाइज करें तो यहाँ पर कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो कि सिलेबस में सब्जेक्ट की फॉर्म में भी मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वो टॉपिक्स कौन से आप ध्यान से देखिएगा। उनमें पहला टॉपिक है एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री। सिलेबस में कहीं डायरेक्टली मेंशन नहीं कर रखा, एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, लेकिन इंप्लिसिट नेचर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो ये आपको प्रिपेयर करना है। फिजिकल ज्योग्राफी के भी कई बार क्वेश्चन आ रहे हैं। अब एक क्वेश्चन थोड़े से आपको जो है ट्रैक करने मुश्किल है, बट यहां पर प्रिंसिपल यही रखिएगा कि अगर कोई रिवर, कोई माउंटेन, कोई प्लेट्यू न्यूज में है तो आपको वो पता होना चाहिए, क्योंकि यहां पर फिजिकल ज्योग्राफी से अगर क्वेश्चन पूछेंगे भी तो न्यूज बेस्ड करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछेंगे। देन एनवायरनमेंट का जो क्वेश्चन है वो अगेन न्यूज बेस्ड रहेगा, और कुछ जो चीजें आपको ध्यान में रखने की इन एरिया से करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री से अर्थशास्त्र के ऊपर क्वेश्चन पूछा है या फिर विजयनगर एम्पायर के ऊपर क्वेश्चन पूछा है तो कहीं ना कहीं वो न्यूज में रहा है, इसलिए वो क्वेश्चन पूछा है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी हेल्प कर रही होगी और आपको एक बार अच्छे से पता लग गया होगा कि भाई अब मुझे एग्जैक्टली क्या प्रिपेयर करना है। दोस्तों जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, आप इसको जो है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये सारा डिकोडेड सिलेबस हमने इस कंप्रेहेंसिव गाइड बुक में भी मेंशन कर रहा है, इसको आप अगेन आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सिलेबस
आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। और अगर आप इस सिलेबस को कवर करने के लिए कोर्स ढूंढ रहे हैं तो एक कोर्स भी हम लॉन्च करने वाले हैं इस पूरे सिलेबस के हिसाब से। आपको डिस्क्रिप्शन में कोर्स के जो है अब कोर्स को एनरोल करने के लिए लिंक मिल जाएगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।